आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे शानदार मैप्स ऑफ इंडिया के होते हैं, जबरदस्त। ठीक है, तो मैंने वहीं से ये मैप लिया है। तो जाहिर सी बात है, मैं खुद तो बनाऊंगा नहीं, आई एम नॉट अ कार्टोग्राफर। ओके, दिल्ली सल्तनत पे हम बात कर रहे हैं, पूरे इस्लामिक इन्वेजन की हम बात कर रहे हैं। पहला लेक्चर हमने मोहम्मद बिन कासिम पे लिया, दूसरा लेक्चर महमूद ऑफ गजनी, तीसरा लेक्चर महमूद ऑफ गोरी, चौथा लेक्चर कुतुबुद्दीन ऐबक, पांचवा लेक्चर इल्तुतमिश, छठा लेक्चर रजिया सुल्तान और सातवां लेक्चर जो है वो आज हम बलबन पे, घियासुद्दीन बलबन पे लेंगे। ये सबसे तगड़ा रूलर है दिल्ली सल्तनत का। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी की पॉलिसी को फॉलो की। हम बात करेंगे और क्या कुछ आप सीख सकते हैं बलबन से, देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज देखनी है। ठीक है, ये तो पोर्ट्रेट है बलबन की, आपको फ्लो का कोर्स देखना है। जैसे बलबन सिजदा पाइबोस, मतलब हर तरीके से जीतता था ना, वैसे ही आप जीत सकते हो, जिंदगी अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, सिर्फ 299 रुपए में। ठीक है, हम बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स निकालते हैं ताकि हर किसी को इसका फायदा मिल पाए। तो ये शानदार कोर्स आप जरूर अवेल करें। 10 जून से क्लासेस शुरू होगी, लाइव क्लासेस शुरू होगी और मजा आ जाएगी आपको। ठीक है, किस तरीके से आप अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ा सकते हैं। तो ये है बलबन। पहले हम कुछ चीजों की बात करते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया पिछली बार, याद है कि नहीं? आप फॉलो कर रहे हो रजिया सुल्तान के बारे में। 1240 में रजिया सुल्तान का देहांत हुआ। ठीक है, अब जब इनका देहांत हुआ तो दो नए पद बनाए गए। एक बनाया गया नायब ममलिकात और दूसरा वजीर। शतरंज के खेल में वजीर को हमेशा सबसे ज्यादा ताकत मिलती है, राजा को कोई ताकत नहीं। एक्चुअल में भी वैसे ही रहता है। वजीर बेसिकली आज का प्रधानमंत्री, और नायब जो था वो डेप्यूटी था सुल्तान का, यानी कि सुल्तान के सेकंड नंबर पे, सेकंड इन कमांड डेप्यूटी था, थर्ड पे आता था वजीर। और एक तरीके से सुल्तान की कोई, क्योंकि जो चालीसा थे ना वो सब कंट्रोल करते थे। और अब इनके पास इतनी ताकत आ गई थी, देवर दी किंग मेकर्स, ये जो चाहते थे वही होता था। सुल्तान तो सिर्फ और सिर्फ नाम का है। तो जैसा कि वादा किया था कि बहराम शाह, जो कि इल्तुतमिश का दूसरी पत्नी से बेटा था और रजिया सुल्तान का हाफ ब्रदर था, बहराम शाह को बनाया। 1240 से लेकर 1242 तक बहराम शाह आया, लेकिन बहराम शाह समझ गया कि चालीसा पागल है। चालीसा समझ गया कि बहराम शाह खतरनाक है, मरवा दिया। उसके बाद मसूद शाह इसको लेके आए, जो कि रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। मसूद शाह 1242 से लेकर 46 तक रहा। फिर मसूद शाह को भी पता चल गया कि बहुत डेंजरस है ये लोग, इनको हटाना जरूरी है। मसूद शाह को भी मरवा दिया। गॉन, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, सब खत्म। इतनी ताकत आ गई थी। अब आप समझिए कि कितने घमंड में रहे होंगे ये लोग। चालीसा इतने ज्यादा डेंजरस हो गए थे कि सुल्तान की तो कोई औकात ही नहीं थी। जो क्राउन होता ना वो जमीन पे पड़ा रहता था, कि यार फुटबॉल खेलते थे उससे। सुल्तान कब मर जाए किसी को कोई पता नहीं। 40 बुद्धिमान लोग पावर के नशे में बिल्कुल तृप्त, भयानक। इतनी पावर, एक बार बोला जाता कि एक तो ऐसा नोबेल था जिसने शराब के नशे में अपने नौकर को पीट पीट के मार दिया। उसने इतनी पी ली थी, बस शौक के लिए ये लोग मार देते थे, किसी को भी उठा लेते थे, ऐसा हिसाब किताब था। तो लोग बहुत डरने लगे थे। अब इसी बीच आता है बलबन, घियासुद्दीन बलबन। अब जब घियासुद्दीन बलबन, भाई जब इसका देख, ज्यादा तो हमको बचपन के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन ये भी एक स्लेव था। बलबन परिवार में ही काफी लोग थे, इसके 7-8 बच्चे थे, मतलब काफी। और बलबन ना शुरुआत से विद्रोह था। आप समझिए कि इतना विद्रोही था, ये किसी की बात नहीं मानता था, जी हुजूरी किसी की करता नहीं, तो हर किसी की आंख पर खटकता था, विद्रोही किस्म का, कि भाई जो गलत है वो गलत है। तो बलबन को इनके भाइयों ने बेच दिया कि बेच दो इसको, बेच दो साले को, ये यहां ना रहे, हड़प, बेच दिया इसको। और उसके बाद बलबन जो है, भाई काबिलियत तो थी, तो काबिल आदमी कहीं भी जाएगा ऊपर उठेगा ही उठेगा, नंबर 1 हो जाएगा। तो बलबन आता है फिर दिल्ली सल्तनत में, और अपनी काबिलियत के बल पे ये रजिया सुल्तान के काफी करीब आ जाता है। आमिर शिकारा इसको बनाया जाता है कि हेड ऑफ द हंटर्स में शिकार काफी ज्यादा होते थे।
लेकिन क्योंकि देखिए 40 था, आपको बता दो, 40 नोबेल्स में चुना गया था और हर एक नोबेल को एक पद दिया जाता था, है ना। तो इसको, इसकी रैंक जो थी वो सबसे निचली थी, 40वां था ये। लेकिन दिमाग इतना तेज, क्योंकि सिस्टम के अंदर था। देखिए यही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कितना सीख सकते हो। आप सिस्टम को कोसिए, सिस्टम के अंदर जाइए, समझिए सिस्टम को, और जब आपके पास ताकत आए, जब आपको सही मौका मिले, मार दीजिए हथौड़ा। जिया उल हक जो है, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, जिया उल हक को बंदर बंदर कहके चिढ़ाते थे, जिया उल हक जी हुजूर, जी हुजूर। जिस दिन उनके पास मौका आया, तख्ता पलट किया, जिया उल फांसी पे लटका दिया जुल्फिकार अली भुट्टो को। यही किया बलबन ने। सिस्टम, पूरा सिस्टम समझ में आ गया कि अच्छा ये होता है, ऐसे होता है, ये ऐसे काम करते हैं, आओ कोई बात नहीं। सही वक्त कैसे इंतजार किया। अब ये बन गया नायब। मैंने क्या बताया, नायब कौन था? सेकंड, डेप्यूटी का सेकंड। और 1246 में एक बहुत ही सीधा साधा लड़का, 17 साल का नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का पोता था। इल्तुतमिश का एक बेटा था, 1229 में वो मर गया, नासिरुद्दीन महमूद, उसी का एक बेटा था नासिरुद्दीन महमूद, नाम सेम है। तो ये बेसिकली इल्तुतमिश का पोता था। बोला की तरह हो, तुम्हारे अंदर सुल्तान का खून है? बोला हाँ। तो तुमको लोग एक्सेप्ट करेंगे, आ जाओ। बहुत सीधा साधा था, 17 साल का था, बहुत सीधा साधा। इसने बोला देखो ताकत हमारे पास रहेगी, बार्गेनिंग की, सौदा किया। बोला हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं। तुम बहुत ही धार्मिक इंसान हो? कहता हाँ मैं हूं। ज्यादा पैसे वैसे तो नहीं मांगोगे? नहीं मांगूंगा। कोई बात नहीं, तुम जाके बस इबादत करना। समझ लीजिए कि ये किताबें बेच के, नासिरुद्दीन खाली नाम का सुल्तान था, किताबें बेच के अपना खर्चा चलाता था, अपना काम खुद करता था। मतलब एक तरीके से बहुत ही सज्जन इंसान। और किसके पास पूरी ताकत? बलबन के पास। ठीक है। 1266 में नासिरुद्दीन महमूद खत्म। ठीक है। 20 साल तक नासिरुद्दीन महमूद रहा और अच्छा नहीं था, क्योंकि इसने कुछ बोला ही नहीं, इसको कोई लेना देना नहीं था, बस ये खाली नाम का सुल्तान था। अब उसके बाद आता है बलबन 1266 में, और तब तक 20 साल तक इसने काफी पैठ भी जमा ली थी। ठीक है। और ये 40 में भी काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। 1266 से लेकर 1287 तक बलबन रहा, और ये 21 साल का जो रूल था, अब ये बैंड बजाएगा। और इसी में ही एक्सपेंशन होता है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को, ये जो आप मैप में देख रहे हो ना, पूरा यहां तक एक्सपैंड कर दिया था। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बलबन की कहानी। 1266 में बलबन आया। तो सबसे पहले बलबन ने क्या कहा? बलबन ने बोला सुनो, थ्योरी ऑफ किंगशिप, बस यही चलेगा। जिस राजा को तुम अपनी जूते पे रखते हो ना, जो ताज तुम जूते पे रखते हो, अब मैं बताता हूं कि राजा होता क्या है। यह बोलता था कि राजा को डेस्पॉट होना पड़ेगा, मकियावली की थ्योरी, चाणक्य की, कि राजा को डेस्पॉट होना पड़ेगा, दैट्स इट। राजा को होना पड़ेगा, कत्लेआम करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया? इसने बोला अब दिल्ली में रहना है तो राजा राजा कहना है, सुल्तान सुल्तान कहना है। अपने आप को खूब बढ़िया कपड़े पहनता था, ये चांदी सोने जवाहरात का मुकुट, ये खूब बड़ा सा। उलुग खान इसको टाइटल मिला था, बड़ा अच्छा था, तो उसको सुल्तान ने उलुग खान का टाइटल दिया था। खूब बढ़िया कपड़े, प्रॉपर जैसे सुल्तान को होना चाहिए, घोड़े पे आ रहा है, और खूब लंबे चौड़े बॉडीगार्ड्स बना लिए इसने। मतलब इसने आर्मी को रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, आर्मी को जमीनें देना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट, आर्मी को जमीनें देनी शुरू कर दी। आर्मी को खूब ये नवाजता था और बोलता बेटा तुम ही हो जो तुम कर पाओगे, और कुछ नहीं। और अपने आप को इसने बहुत अच्छे से सजा लिया। दूसरा, थ्योरी ऑफ किंगशिप, सबसे इंपॉर्टेंट। इसने बोला राजा को डेस्पॉट होना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या होती है? कि राजा डेस्पॉट, और राजा जो है, राजा की पूजा करो तुम, राजा भगवान की सुनेगा। आई एम आंसरेबल टू गॉड, नॉट टू दी पीपल। मैं लोगों को जवाब नहीं दूंगा, मैं भगवान को जवाब दूंगा, भगवान से। और ये बोलता था एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है, राजा, भगवान और जनता का, एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है, समझ रहे हो? तो ये था। जरा जरा छोटी छोटी बातों पे नोबेल्स जो है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40, इन्होंने नोबेल्स को खत्म करना शुरू किया। पहले इसने क्या बोला? पहले इसने बोला कि कोई हंसेगा नहीं, कोई ये जो आवारागर्दी करने आ जाते हो ना कोर्ट में, ये कोर्ट है, ये राजा का दरबार है, तुम्हारा घर नहीं है, गली मोहल्ला नहीं, चाय की टपरी नहीं है जो आके हंस रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो,
हैं फालतू के कमेंट्स पास करे, चुपचाप रहो। अगर तुम एक नोबेल हो तो नोबेल की तरह बिहेव करो। छोटी छोटी बात पे ये मरवा देता था ताकि लोगों से डर खत्म हो, और इसने लोगों को में डर अपना बनाया भी, लोगों को भी मरवा देता था, लोगों में भी अपना डर बनाया कि राजा ये होता है, ठीक है, तुमको हमारी पूजा करनी पड़ेगी। थ्योरी ऑफ किंगशिप है ये। इसी के अंदर सिजदा और पाइबोस आता है, सिजदा और पाइबोस। अब ये कहता अगर कोई भी इससे मिलने जाता था तो सजदा करता था, झुकता था, और पाइबोस मतलब पैर चूमता था। अब आप समझिए कि कोई इंसान आपको बोल रहा है कि चलो कोई राजा, आप उसके पैर चूम रहे हो, ये तो अल्टीमेट लेवल का आप समझ रहे हो ना कि आपने उसको अपना भगवान मान लिया और सजदा उसके सामने झुक रहे हो। तो इसने बोला ये होगा, यही चलेगा भैया। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, अगला पॉइंट, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, जो कि अगेन थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंदर ही था कि कुछ नहीं, लोहा घुसाएंगे खून निकालेंगे, समझ लो। जरा सी भी गलती करोगे मार देंगे, आवाज उठाओगे मार देंगे। हमारे पास इतनी बड़ी आर्मी है। इसने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया दोबारा से, जो जितने भी स्पाई सिस्टम सब जासूस छोड़ दी कि देखो कौन कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन कौन जो है वो बेअदबी कर रहा है, देखो जाके और मुझे बताओ, मारेंगे सबको। जो नोबेल्स थे, ये बहुत उछलते थे ना, इनको तो पहले इनकी पावर को कम किया कि तुम फालतू यहां बैठ नहीं सकते, कि लिखा रहता ना बोर्ड में फालतू बैठना सख्त मना है। छोटी छोटी बातों पे हाथ कटवा देता था, मरवा ही देता था। और धीमे धीमे जो चालीसा थे ना, इसे डरने लगे कि भाई ये सुल्तान होता है, बाप रे, डर के मारे कांपने लगे। और धीमे धीमे सारे के सारे नोबेल्स को इसने मरवा दिया, खत्म कर दिया। नोबेल्स गॉन, एवरीवन इज गॉन। और बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ बलबन। तो चालीसा का कंसेप्ट गया यहां से। और जैसा कि हमने बताया कि सेना को खूब बढ़िया से हमें देखते हैं कि खूब मतलब जमीनें दी, खूब खुश हुआ वो, सेना बड़ी खुश, ये चीज है। अब उसके बाद क्या हुआ, बलबन ने क्या किया, बंगाल में विद्रोह हुआ। तुगरिल खान को जो है वो गवर्नर बना के भेजा था। तो पहले तो हाँ बलबन करके यहां पे चला गया, लेकिन बाद में तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया। तो अपना बेटा जो महमूद और बुगरा खान दोनों ही, उनको बेटा नहीं हरा पाया तुगरिल खान को। बाद में बलबन खूब गया। बंगाल में हमेशा से विद्रोह होएगा। बंगाल और बिहार हाईली फर्टाइल रीजन है, तो हमेशा से यहां पे विद्रोह होगा, क्योंकि लोगों को पहले से ही पता था कि बंगाल जीता तो भारत जीत लिया। तो बंगाल में विद्रोह हुआ, तो तुगरिल खान को हराया फिर बलबन ने, पूरी सेना गई, हरा दिया, मार दिया गया, पब्लिकली मारा गया ताकि मिसाल कायम हो सके। और उसके बाद यहां पे अपने बेटे बुगरा खान को इन्होंने तैनात कर दिया। इधर से बार बार मंगोल का इन्वेजन होता था, मंगोल आते थे, परेशान करते थे, तो किलेबंदी कर दी, यहां पे पूरा फोर्ट बना दिया। मुल्तान, समाना, पूरे हिस्से को दो में बांट दिया और अपने बच्चों को दे दिया। ये चीज है। शेर खान को यहां पे तैनात कर दिया कि शेर खान सुनो, किला है, तुम देखो इसको। तो जब तक तो शेर खान था तब तक ठीक था, लेकिन 1279 में शेर खान की मृत्यु हो गई। अगेन मंगोल आने लगे। मंगोल ने बहुत परेशान किया है। मंगोल का अल्टीमेट अंत होगा भी अलाउद्दीन खिलजी जब करेगा। अलाउद्दीन खिलजी फाइनली मंगोल को इतना मारेगा कि उसके बाद मंगोल कभी भारत आएंगे नहीं, ये चीज है। तो शेर खान को यहां पे बैठा दिया, ठीक है। जब शेर खान को यहां पे बैठाया, उसका देहांत, तो फिर अपने बच्चे मोहम्मद को भेजा। फिर मोहम्मद ने बहुत अच्छे से समाना और मुल्तान में बांटा, अपने दोनों बच्चों को दे दी कि तो एक तुम यहां बैठो, तुम यहां बैठो, किला ही है। तो फिर मंगोल का जो इन्वेजन है वो कम हुआ। बट 1286 में इसके सबसे प्रिय बेटे मोहम्मद की देहांत हो गया। अब ऐसा बोला जाता है कि जब बलबन के बच्चे का देहांत हुआ तो बलबन झेल नहीं पाया। जब बलबन को न्यूज पता चली कि आपका बच्चा मर गया, तो उसने अपनी फीलिंग्स दिखाई नहीं, वो शांत रहा। लेकिन इसी वजह से, इस दुख की वजह से वो खत्म हो गया। और 1287 आते आते, 1287 आते आते, अब 80 साल का हो गया था बलबन, गॉन। तो बलबन का 1287 में देहांत होता है। इसके बाद बोला बलबन के जो बाकी बच्चे थे कि भैया लोगे कुर्सी, मना कर दिया, ये समय कुर्सी लेना सही नहीं, मैं मर जाऊंगा, तो मना कर दिया बहुत लोगों ने। अब आएगा कायकदाबाद। लेकिन अब हम खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इनकी बात करेंगे। अब आपको मजा आने वाली है। तो अगला लेक्चर होगा अलाउद्दीन खिलजी पे, ठीक है। तो ये बलबन के बारे में पूरी की पूरी कहानी, आई होप आपको पसंद आई होगी।
मजा आई होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा शानदार फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।